नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पार्ट 2। तो दोस्तों, ये जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है इस पर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया है जिसमें हमने एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के कॉजेस, उसके सिम्टम्स और उसके इन्वेस्टिगेशंस ये सब देखा था। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम ये जो डिसीज़ है इसका कोर्स कैसे रहता है और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए। और ये चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कहते हैं तो पैथोलॉजिकली इसके दो टाइप्स रहते हैं। पहला जो है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस और दूसरा जो रहता है उसे कहते हैं नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस। अब ये जो इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस मतलब क्या है, तो इसमें मेनली जो है ये इन्फ्लेमेशन ही रहता है। मतलब जो सूजन हम जिसे कहते हैं वो इसमें मेन चीज़ रहती है। लेकिन नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस में क्या है कि इसमें नेक्रोसिस भी रहता है, मतलब कुछ पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो डेड हो जाता है। अब ये जो इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस है ये ज़्यादातर पेशेंट्स में यही दिखता है। 70 to 80% लोगों में ये इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस रहता है और अराउंड 20 to 30% जो पेशेंट्स है उसमें हमें नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस दिखता है। अब ये जो इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस है इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ये जो इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस है इसमें जो लोकल और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम रहते हैं और इसमें जो है वो लोकल और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है और नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है इसमें लोकल कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं। तो जो लोकल कॉम्प्लिकेशंस है उसमें सबसे पहला जो है वो है फ्लूइड कलेक्शन। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है इसके कारण जो पैनक्रियाज है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और इसके जो है वो दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है अर्ली और एक रहता है लेट। मतलब जो भी 4 वीक्स के पहले जो कलेक्शन रहता है उसे अर्ली कहते हैं और 4 वीक्स से जो ज़्यादा है उसे लेट कलेक्शन कहते हैं। अब ये जो अर्ली कलेक्शन है इसके भी दो टाइप्स है। इसका पहला जो है वो है एक्यूट पेरी पैनक्रेटाइटिक फ्लूइड कलेक्शन और दूसरा जो है वो है एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन। उसी प्रकार जो लेट कलेक्शन है इसके भी दो टाइप है, एक है पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट और दूसरा जो है वो है वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। मतलब बहुत जब टाइम हो जाता है तो इस प्रकार का जो फ्लूइड कलेक्शन है वो अपना रूप ले लेता है। अगर हम सीटी स्कैन में देखेंगे तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये जो है ये है पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस है। अब ये जो पूरा है ये इस वॉल तैयार हो गई है, ये जो है ये नेक्रोसिस है। अब ये जो है इसे कहते हैं वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। तो ये हो गया लेट फ्लूइड कलेक्शन। फिर उसी प्रकार जो दूसरा जो लोकल कॉम्प्लिकेशन है वो है नेक्रोसिस। ये जो नेक्रोसिस है ये जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो पेशेंट की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है। इसमें दो टाइप के नेक्रोसिस है, एक तो है पैनक्रेटिक नेक्रोसिस, मतलब खुद जो पैनक्रियाज है इसके अंदर नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, और दूसरा है पेरी पैनक्रेटिक फैट नेक्रोसिस, मतलब पैनक्रियाज के आजू बाजू में जो फैट है या इवन जो अदर टिश्यूज़ है उसमें भी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया नेक्रोसिस। अब कुछ नॉन पैनक्रियाटिक लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, जैसे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जहाँ से स्टमक का खाना आगे ड्यूडेनम में जाता है वो जो गैस्ट्रिक आउटलेट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कोलोनिक नेक्रोसिस, मतलब जो कोलोन है जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी नेक्रोसिस हो सकता है। फिर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है या फिर कुछ वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है इनके कारण मेनली जो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उनमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है या कभी कभी अनयूरिज्म्स तैयार होकर वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकता है।
तो इसके बाद लोकल कॉम्प्लिकेशंस जो है, इसके बाद कुछ बहुत खतरनाक सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसमें कलेक्टिवली हम उन्हें ऑर्गन फेलियर कहेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉमनली कौन से दिखते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी मतलब जो लंग्स है उनमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें ARDS जैसे फाइंडिंग्स शुरू हो सकते हैं। फिर रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, तथा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब ये जो ऑर्गन फेलियर है, इन्हें नापने के लिए कुछ एक स्कोरिंग सिस्टम बनाई गई है, जिसे मॉडिफाइड मार्शल स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज है। जैसे ये रेस्पिरेटरी हो गया, PaO2/FiO2 रेशो, रीनल क्राइटेरिया जिसमें हम सीरम क्रिएटिनिन देखते हैं, और कुछ कार्डियोवैस्कुलर क्राइटेरियाज रहते हैं। उसके हिसाब से इसमें ग्रेडिंग दी गई है 0 से लेके 4 तक। तो इस प्रकार अगर पैनक्रेटाइटिस में ऑर्गन फेलियर होता है तो उनका ग्रेडिंग हम इस प्रकार से करते हैं। अब सीवियरिटी असेसमेंट, अब ये जो पैनक्रेटाइटिस है इसमें सीवियरिटी असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये जो पैनक्रेटाइटिस का जो प्रेजेंटेशन है वो एक सिंपल एब्डोमिनल पेन से लेके ऑर्गन फेलियर तक भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट पेशेंट का जो कंडीशन है वो कितना सीवियर है उसे असेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सीवियरिटी असेसमेंट के लिए पहले तो कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स बनाई गई है। जैसे इसमें आता है बेड साइड इंडेक्स ऑफ सीवियरिटी इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जिसे BSAP भी कहते हैं, या दूसरा जो है वो है अपाची 2 एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रोनिक हेल्थ इवेल्युएशन। इसके अलावा और कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स है जैसे रैनसन्स या इमरी। अब ये जो है ये दोनों एब्सोल्यूट हो चुके हैं, उन्हें आजकल कोई यूज़ नहीं करता है। फिर कुछ मार्कर्स, ब्लड में हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके वो जो मार्कर्स है उनसे भी हम जज कर सकते हैं कि पैनक्रेटाइटिस कितना सीवियर है। जैसे CRP हो गया, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड पेप्टाइड हो गया, ग्रेनुलोसाइट इलास्टेज, अल्फा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, या फिर इंटरल्यूकिन 6। तो ये मार्कर से भी, इनकी लेवल से भी हम सीवियरिटी को जज कर सकते हैं। फिर कुछ इमेजिंग क्राइटेरिया रहती है। तो इमेजिंग मतलब किसमें, तो CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन। इसमें एक रहता है CT सीवियरिटी इंडेक्स। इसमें जो पैनक्रेटिक इन्फ्लेमेशन है उसके अलग अलग स्कोरिंग दिया गया है, या फिर पैनक्रेटिक जो नेक्रोसिस है उसका भी अलग अलग स्कोरिंग दिया गया है। तो इस प्रकार ये 3 चीज़ें यूज़ करके, एक तो स्कोरिंग सिस्टम, दूसरा मार्कर्स और फिर इमेजिंग, ये यूज़ करके हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट की सीवियरिटी डिसीज़ की कितनी है। फिर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है मैनेजमेंट का, कि ये जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है इनिशियल स्टेबलाइजेशन एंड रिससिटेशन। तो सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसका रिससिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट का पेन रिलीफ करेंगे। इसमें जो एब्डोमिनल पेन रहता है वो बहुत ही सीवियर टाइप का पेन रहता है, पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो इसमें हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज़ करके उसका पेन रिलीफ करते हैं। फिर पेशेंट को शुरुआत में हम नील बाय माउथ रखते हैं, उसे कुछ भी हम खाने पीने के लिए नहीं देते हैं। फिर हम इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पे सब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और पेशेंट का जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, ये हमने अगर अर्ली किया तो बहुत सारे आगे के जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी प्रिवेंट हो जाते हैं। और जनरली इसमें जो फ्लूइड हम यूज़ करते हैं वो रहता है रिंगर लैक्टेट। फिर हम इसमें H2 ब्लॉकर्स भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक अल्सर्स। फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब राइल्स ट्यूब डाल के हमें एस्पिरेशन भी करना पड़ता है कभी कभी, जब पैरालिटिक आइलियस रहता है या फिर बहुत सी ज़्यादा वोमिटिंग पेशेंट को रहता है, तो वो टाइम पे हमें नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन भी करना पड़ता है। कुछ एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स रहते हैं जैसे सोमेटोस्टैटिन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियास। तो अब ये इनिशियल स्टेबलाइजेशन होने के बाद फिर आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब दोस्तों एंटरल न्यूट्रिशन जो है मतलब मुंह से जो हम पेशेंट को खाना देते हैं वो हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को शुरू करना चाहिए। ये कब हम करते हैं, जब पेशेंट का जो पेन है वो कम हो जाता है और पेशेंट अपना जो फूड है वो टॉलरेट कर सकता है। जनरली ऐसी धारणा रहती है कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट जो है
उसे कम्प्लीटली नील बाय माउथ ही रखना है, लेकिन हम इनिशियली ही उसे नील बाय माउथ रखते हैं और जैसे ही पेशेंट का पेन कम हो जाता है तो हम उसे धीरे धीरे न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, तो शुरुआत में हम उसे क्लियर लिक्विड्स देते हैं और वो अगर उसने टॉलरेट किया तो हम उसे सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड भी दे सकते हैं और बाद में फिर नॉर्मल डाइट भी दे सकते हैं। फिर अगर पेशेंट अगर ओरल फीडिंग टॉलरेट नहीं कर सक रहा है, अगर ओरल फीड वो टॉलरेट नहीं कर सक रहा है तो हमें उसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे राइल्स ट्यूब कहते हैं, वो हमें डालना पड़ता है। या इसके बाद भी अगर काम नहीं जमा तो उसे नेज़ोजेजुनल, मतलब ये जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये स्टमक में रहती है, लेकिन ये जो ट्यूब है ये आगे जेजुनम तक हम डालते हैं, तो ये भी हमें करना पड़ता है। और ये से इससे भी अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम उसे पैरेंटल न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है इसमें पेशेंट का न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिसीज़ है इसमें पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसे फाइट करने के लिए पेशेंट को न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करेगा उसे अदर एंटरल न्यूट्रिशन मतलब जो खुद मुंह से लेता होगा तो वैसे हम दे सकते हैं, या फिर उसमें हम नेज़ोगैस्ट्रिक या नेज़ोजेजुनल ट्यूब डाल सकते हैं, या उससे भी अगर नहीं काम जमता है तो पैरेंटल न्यूट्रिशन भी हमें करना पड़ता है। फिर टू प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, अगर हमारे पास कुछ डेफिनेट प्रूफ है इन्फेक्शन के तो वहाँ पे फिर हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो बहुत कॉमनली पेशेंट में पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन जो है वो होते हैं, ये कभी कभी एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन भी पेशेंट में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पेशेंट है इसमें बहुत सारे लाइंस भी डली हुई रहती है, फोलिस कैटेटर रहता है, राइल्स ट्यूब रहती है, सेंट्रल लाइन रहती है, तो पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर पेशेंट को कुछ ऑर्गन फेलियर हो गया तो उसका मैनेजमेंट फिर हमें आईसीयू में करना पड़ता है। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है तो उसे वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। पेशेंट अगर रीनल फेलियर में जाता है तो उसे डायलिसिस भी करने का काम पड़ता है। तो ऑर्गन फेलियर में अगर पेशेंट गया तो हम उसे आईसीयू में ही मैनेज करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो फ्लूइड कलेक्शंस है या जो नेक्रोसिस है उसका हम कैसे मैनेज करते हैं। तो यूजुअली ये जो कंडीशंस है ये कंजर्वेटिवली ही मैनेज करना अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी अगर कुछ इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अगर ये कलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा है या उसके कारण कुछ प्रेशर सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं, जैसे कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या ये जो कलेक्शन है ये अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में ये जो कलेक्शन है ये हमें ड्रेन करना पड़ता है। और जनरली जो एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शंस हैं वो अपने आप जनरली हील नहीं होते हैं और वहाँ पे फिर हमें इंटरवेंशन का काम पड़ता ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये जो नेक्रोसिस है, पहले हमने जो देखा था ये जो नेक्रोसिस है ये अनइन्फेक्टेड है, लेकिन जब नेक्रोसिस इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे फिर बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें मैनेज करने के लिए हम स्टेप अप थेरेपी यूज़ करते हैं, मतलब धीरे धीरे हम वो जो उसका ट्रीटमेंट का जो स्टेप्स है वो बढ़ाते हैं। तो इनिशियली हम कंजर्वेटिव ही ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो सिम्टम्स कम नहीं हुए तो पर क्यूटेनियस ड्रेनेज करना पड़ता है, मतलब स्किन के थ्रू जाके वहाँ से ड्रेन हम करते हैं। लेकिन इसके बाद भी काम नहीं जमा तो नेक्रोसेक्टोमी भी करनी पड़ती है, मतलब सर्जरी करके वो जो पैनक्रियास का जो भाग है वो नेक्रोस हो गया है, डेड हो गया है, वो हमें निकालना पड़ता है। फिर जो लेट कॉम्प्लिकेशंस, जो लेट फ्लूइड कलेक्शंस हमने देखे जैसे स्यूडोसिस्ट और वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस, तो उसे भी हम कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो स्यूडोसिस्ट है उसे तो हम मतलब वेट एंड वॉच अप्रोच ही रखते हैं, क्योंकि वो बहुत बार खुद ही अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर से अगर ये जो चीज़ें हैं इसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो फिर हमें उसमें ड्रेन करना पड़ता है। और ड्रेन हम कैसे कर सकते हैं, तो आइदर हम परक्यूटेनियसली ड्रेन कर सकते हैं ऊपर से स्किन के थ्रू जाके, या सर्जरी करके भी ड्रेन कर सकते हैं, या कभी कभी एंडोस्कोपी से भी हम उसे ड्रेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो फ्लूइड कलेक्शन है या ये जो पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस है हम इसे मैनेज करते हैं। फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी पैनक्रियाटाइटिस में हो सकते हैं, जैसे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसे फिर हम ERCP करेंगे, या जो स्टोन है उसे रिमूव करेंगे, या बिलियरी स्टेंटिंग करेंगे। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है जिसमें हम नेज़ोजेजुनल ट्यूब डालते हैं।
फिर पोर्टर हाइपरटेंशन, वोराशियल ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो उसमें हम एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करते हैं। फिर अगर स्यूडो एनेरिज्म हो गया तो उसमें हम एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन करते हैं। और कोलोनिक नेक्रोसिस हो गया तो फिर हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन या आइलियोस्टोमी करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसमें हमने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अलावा कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी अच्छे से मैनेज करने पड़ते हैं। फिर अब अगर हम प्रोग्नोसिस देखेंगे ये डिजीज़ का, तो ये मेनली 2 चीज़ों पे अवलंबन रहता है। तो पहला तो है कि पेशेंट में ऑर्गन फेलियर का ग्रेड कितना है और पैनक्रियाटिक जो नेक्रोसिस है वो पेशेंट में कितना हुआ है। जो इंटरस्टिशियल पैनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट रहता है, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स है वो इंटरस्टिशियल पैनक्रियाटाइटिस के रहते हैं, तो ऐसे जो है उनमें जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ही कम रहती है। मतलब ये जो पेशेंट है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। और कौन से पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी ज़्यादा रहती है? ओल्डर एज, जो बुज़ुर्ग पेशेंट है या कोमॉर्बिड कंडीशन जिनमें और कोई एक्स्ट्रा डिसीजेस है, ओबेस पेशेंट है बहुत ज़्यादा, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, या जिसमें ऑर्गन फेलियर पहले ही हो गया है, अगर एक जो नेक्रोसिस है पैनक्रियाटिक वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है, या जो नेक्रोसिस है वो अगर इन्फेक्ट हो गया है, तो ऐसे टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं इसमें मॉर्टेलिटी के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसमें हमने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।